अब आगे एक थ्योरम है, प्रूव दैट एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। हमको ये दिखाना है कि कोई भी इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट हो जाए। इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रल डोमेन तो है, इंटीग्रल डोमेन है, इसका मतलब वो सेट रिंग है, यूनिट एलिमेंट है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव है और विदाउट जीरो डिवाइजर है। यानी उसका कोई दो एलिमेंट लो, उसका प्रोडक्ट जीरो हो तो उनमें से एक जीरो जरूर होगा। तो इतनी कंडीशन है तो हमारा इंटीग्रल डोमेन है। अब यह फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, तो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन का मतलब कि वो जो इंटीग्रल डोमेन का जो सेट है उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन का जैसे तुम्हारा इंटीजर का सेट है, तो इंटीजर का सेट एडिशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप भी होता है। उसके बाद से वो कम्यूटेटिव भी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में होगा, उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 भी होगा। और कोई दो इंटीजर का प्रोडक्ट जीरो करो तो उनमें से एक जीरो जरूर होगा। इसका मतलब इंटीजर का सेट एडिशन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल डोमेन के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो जब इंटीग्रल डोमेन वो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो इंटीग्रल डोमेन तो है लेकिन इंटीजर में एलिमेंट हमारा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है, तो वो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन नहीं है। यानी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन का मतलब कि वो इंटीग्रल डोमेन जिसके सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं कि एक सेट ऐसा लेते हैं, प्रूफ करते हैं। तो लेट कोई एक सेट हमने ले लिया, लेट आर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, लेट आर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन is a finite integral domain, is a finite integral डोमेन। ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हो गया। इसका मतलब जो यह सेट आर है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे फाइनाइट होंगे। तो लेट आर इज इक्वल टू A1, A2, A3 and so on, AN, R, N, H, N distinct एलिमेंट्स। देखो क्या कहा गया, चूंकि एक हमारा फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन दिया गया है तो हमने उसको ले लिया, सेट को ले लिया आर, और ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है। इसका मतलब जो सेट आर है उसके जो एलिमेंट होंगे वो फाइनाइट होंगे। तो हमने सपोज कर लिया कि इसमें एन अलग अलग एलिमेंट है, यानी हमारा A1, A2, A3 ये कोई इक्वल नहीं है, ये सब अलग अलग एलिमेंट है। क्योंकि किसी सेट में एक एलिमेंट को कई बार लिखो तो हमारा एक ही वही एलिमेंट होता है, वो कई एलिमेंट नहीं होगा। तो हमने सपोज किया कि आर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, इट मीन्स आर में फाइनाइट एलिमेंट होंगे। तो हमने फाइनाइट सपोज कर लिया कि एन एलिमेंट है। इसका मतलब ये सब अलग अलग रहेंगे तभी ये एन एलिमेंट होगा। तो हमने ये सबको अलग अलग ले लिया। अब इसको क्या करो कि ये जितने एलिमेंट A1, A2, A3 से AN है इसके बीच का कोई एक एलिमेंट ले लो, सपोज कर लो उसको हमने कह दिया कि AK, लेट AK बिलोंग्स टू R बी एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर। अब देखो ये जो करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, इसका हम जो लिए हैं कि एक आर का एक ऐसा एलिमेंट है जो नॉन जीरो है, उस क्यों लिया गया तो उसको समझ लो। जैसे यह फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन दिया गया है और इसको दिखाना है कि यह फील्ड हो जाए, तो देखो कि इंटीग्रल डोमेन जब है
तो उसमें कितने कंडीशन है जो फील्ड में भी आते हैं, तो हमको उनको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, और तब फील्ड के लिए जो बच जाएगा उसको हमको दिखाना पड़ेगा। तो ये जो आर लिया गया है ये इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन ये फील्ड हो जाए तो फील्ड तब होगा जब एडिशन के रिस्पेक्ट में यह एबेलियन ग्रुप हो जाए, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप हो जाए और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई कर ले। ये फील्ड होने के लिए चाहिए। अब देखो कि इंटीग्रल डोमेन में क्या क्या आ चुका है। तो जब ये इंटीग्रल डोमेन है तो यह आर एडिशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप है, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन में भी वो चीज़ें आई है। और यह जो आर है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में रिंग होने के लिए सेमी ग्रुप, तो यानी क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया। और जब इंटीग्रल डोमेन है तो उसमें यूनिट एलिमेंट भी है और फिर वो कम्यूटेटिव भी है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव भी हो गया। अब फील्ड होने के लिए आर को एडिशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप होना पड़ेगा, जो इंटीग्रल डोमेन में होता है। आर को मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप होना पड़ेगा, जिसका इनवर्स प्रॉपर्टी इंटीग्रल डोमेन में नहीं है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जब एबेलियन ग्रुप होगा आर, तब वो हमारा फील्ड का दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटीग्रल डोमेन में भी है और हमारा फील्ड में भी है। यानी इंटीग्रल डोमेन फील्ड हो जाए, इसके लिए सिर्फ एक कंडीशन ऐसा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो हमारा इंटीग्रल डोमेन में नहीं है। क्लियर है ये? इंटीग्रल डोमेन में आर एडिशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप है और फील्ड के लिए भी आर को एडिशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप होना पड़ेगा। तो इंटीग्रल डोमेन है, इसलिए वो पहला कंडीशन हो गया। और फील्ड होने के लिए आर को मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप होना पड़ेगा। लेकिन इंटीग्रल डोमेन में वो केवल सेमी ग्रुप हुआ और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया, और एबेलियन ग्रुप विथ यूनिट एलिमेंट है, तो एबेलियन तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में फील्ड होने के लिए, जो एबेलियन ग्रुप होने के लिए 5 कंडीशन चाहिए। तो रिंग होने में क्लोजर हो गया, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप हो गया। इंटीग्रल डोमेन होने के लिए विथ यूनिट एलिमेंट हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया, और कम्यूटेटिव लॉ को भी सेटिस्फाई कर लिया। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप होने के लिए 5 में 4 मिल गया, केवल हमको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं, इनवर्स नहीं मिला, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिला। तब देखो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा नॉन जीरो एलिमेंट का ही मिलता है। तो आगे हमें दिखाने जा रहे हैं कि इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रत्येक एलिमेंट जो नॉन जीरो हो उसका मिलेगा। तो उसी के लिए प्रोसीजर हम लेने जा रहे हैं। तो देखो यह जो आर है, इस आर का कोई एक एलिमेंट हमने नॉन जीरो ले लिया। नॉन जीरो इसलिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिखाना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा नॉन जीरो का एग्जिस्ट करता है। तो हमने ए के का मतलब क्या है, यही के जब 1 हो जाएगा तो ये पहला एलिमेंट हो गया, 2 हो जाएगा तो दूसरा हो गया, 3 हो जाएगा तो तीसरा, n हो जाएगा तो nवा। तो इसमें का कोई एक जनरल एलिमेंट हमने ले लिया ए के। अब यह ए के का इन्वर्स इसमें होगा, ये हमको दिखाना है। ठीक है ये? तो उसके लिए क्या करोगे कि इसमें से एक एलिमेंट नॉन जीरो ए के लिया, अब इसी का इन्वर्स दिखाना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस सेट का वह एलिमेंट होगा जिसको इसके साथ प्रोडक्ट कर दो तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे दो। तो इसके जिस एलिमेंट से प्रोडक्ट करने पर इस ए के साथ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा, वो एलिमेंट ही इस ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। तो जैसे एक एलिमेंट का हमने दिखा दिया, वैसे हर नॉन जीरो का हम दिखा सकेंगे। तो अब इसमें किस एलिमेंट का प्रोडक्ट करें कि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आवे, उसी को फाइंड आउट करने के लिए हम आगे का प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि जो यह ए के है, इस ए के से इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट से प्रोडक्ट कर दो और उसको दूसरा सेट ले लो आर डैश। यानी आर डैश क्या लिया,
कि इसी सेट का एक एलिमेंट जो जीरो नहीं है उसको लिया और उससे प्रत्येक एलिमेंट में हमने प्रोडक्ट लिया, यानी यह A1 इंटू ए के, यह A2 इंटू ए के, यह A3 इंटू ए के से लेकर के यह AN इंटू ए के। जिस एलिमेंट को हमको दिखाना है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलेगा, तो उससे हमने क्या किया कि R के प्रत्येक एलिमेंट से प्रोडक्ट किया। तो प्रोडक्ट करने के बाद अब देखो A1 किसका एलिमेंट है, इसी R का, और A के इसी सेट का एलिमेंट लिया गया है। तो जो R है वो इंटीग्रल डोमेन है, इसका मतलब वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप है। तो जब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो A1 भी R का एलिमेंट और A के भी R का एलिमेंट, तो दोनों का जो प्रोडक्ट हुआ वो भी हमारा R का एलिमेंट। यदि ये दोनों का प्रोडक्ट R में न आवे तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर नहीं होगा, और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर नहीं होगा तो ये हमारा इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। तो जब इंटीग्रल डोमेन है तो डिफिनिटली ये इसके किसी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट क्लोजर प्रॉपर्टी से इसी सेट का एलिमेंट है। अब आप देखो यह A1 A के इस R का एलिमेंट होगा, A2 A के यह भी R का एलिमेंट होगा, A3 A के R का एलिमेंट हुआ, AN A के R का एलिमेंट होगा। यानी ये सब एलिमेंट तुम्हारे R के ही हैं, ठीक है। ये अब हम ये दिखाएंगे कि यदि ये जितने एलिमेंट हैं, जैसे एक से प्रोडक्ट करने पर यदि यह एलिमेंट यदि ये सब हमारे अलग अलग हो, यानी कोई इक्वल ना हो, तो यदि सब अलग अलग हो तो इसमें भी यह नहीं एलिमेंट, ये भी इसी के एलिमेंट है। यदि ये भी हमारा यह नहीं एलिमेंट आवे तो इसका मतलब यह और यह दोनों एक ही सेट हो जाएगा, वो दो सेट नहीं होगा, क्योंकि ये सभी एलिमेंट इसी के हैं। इसमें यन एलिमेंट है और यदि यह भी यह नहीं एलिमेंट हो तो इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये तो अब देखो हम क्या करेंगे कि यहाँ से लिखेंगे सिंस A1 A के बिलोंग्स टू R, देन बाई क्लोजर प्रॉपर्टी A1 A के बिलोंग्स टू R। सिमिलरली A2 A के, A3 A के, AN A के बिलोंग्स टू R, ये सब R में हो गए। तो जब इस R डैश के सारे एलिमेंट R में हो गए, इट मीन्स R डैश इज ए सबसेट ऑफ R। तो R डैश R का सबसेट हो गया। अब देखो इसमें यह नहीं एलिमेंट है और ये एलिमेंट इसी के एलिमेंट है, तो यदि ये सब इसमें भी यन एलिमेंट आ जाए तो इसका मतलब कि तब R डैश और R दोनों इक्वल हो जाएगा। तो अब इसमें से नो टू एलिमेंट ऑफ R डैश आर इक्वल। नाउ वी शो दैट नो टू elements now we show that no two elements of R dash are equal, अब हमें दिखाने जा रहा है कि इसके कोई दो एलिमेंट इक्वल नहीं है। अब ये कैसे दिखाएंगे कि इफ A2 AK इज इक्वल टू A3 AK, दिस इम्प्लाई
A2 इज इक्वल टू A3 बाई कैंसिलेशन। यह A2 AK इक्वल टू A3 AK ले लो तो यह AK कैंसिलेशन ला सेकेंड से, और तब A2 इक्वल टू A3 ऐसा मिल गया। तो अब यहाँ से हमने दिखा कि कोई ये दो एलिमेंट यदि इक्वल आ जाए तो ये दोनों भी इक्वल आ जा रहे हैं, जबकि हम इसमें सपोज किए हैं कि ये सब अलग अलग है। तो जब ये सब अलग अलग है, अब हमने ये ले लिया, अब देखो कर क्या रहे हैं कि ये R में R डैश के सारे एलिमेंट हैं, तो हम ये दिखाने जा रहे हैं कि इसमें n एलिमेंट इसमें है तो n एलिमेंट इसमें भी होगा, और यदि n एलिमेंट इसमें है और ये सब एलिमेंट इसी में हैं, इसका मतलब दोनों एक ही सेट हो गया। अब अंतर क्या हुआ कि यह सिंगल सिंगल एलिमेंट है, लेकिन यह दो के प्रोडक्ट में है। अब एक एग्जांपल हम तुमको बता रहे हैं, इससे बात थोड़ी सी तुमको और समझ में आ जाएगी। जैसे देखो, हमने एक सेट ले लिया, सपोज कर लो R, ले लिया। इसमें जो 1 के 4th रूट होते हैं +-1 और +-i, 4 रूट होता है, पीछे हम लोगों ने किया। तो यदि हम एक एग्जाम्पल के रूप में इसको समझाने के लिए सिर्फ बता रहे हैं, तो तुमने क्या किया कि सपोज कर लिया कि यह I और I², इसका मतलब -1 हो गया, और यह I³ इसका मतलब हुआ -i, और यह I⁴ इसकी वैल्यू हो गया 1। ये 4 एलिमेंट है, और ये तुम्हारा R है। अब इसी का कोई एलिमेंट सपोज कर लो R डैश, जैसे इसमें AK लिए हो, वैसे AK को तुमने I² ले लिया, तो जो R डैश आया वो तुम्हारा I⁴ I², फिर यहाँ से I² × I², फिर यहाँ से I³ I², और फिर यह I⁴ I², ऐसा है। अब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो देखो, I⁴ I², यह I³ जो ये हुआ, यह I² × I² I⁴ जो यह हो गया, ये I³ × I² I⁵, तो उसको लिख सकोगे I⁴ × I, यानी I⁴ 1 हो गया तो I, तो यह वैल्यू I। ये I⁴ 1 × I², यह I², यानी तुमने देखा कि इसका कोई एलिमेंट लिया, सब में प्रोडक्ट लिया, तो ये एलिमेंट इस सेट के ही आए, ठीक है ये। और इसमें प्रोडक्ट करने पर कोई दो इक्वल नहीं होगा, माने यह I और I², ये इसमें किसी के इक्वल नहीं होगा, यह I² × I² इसमें किसी के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब देखो कि जो यह आया और जो ये आया, ये दोनों एक ही सेट हुए। I⁴ I², ये पहला एलिमेंट, I² × I², यानी यह आपको दिया इसकी वैल्यू, यह दिया आपका इसकी वैल्यू, ये दिया आपका I⁴ तो यह दे दिया, और यह आपको इसकी वैल्यू दे दिया, इसकी वैल्यू, ठीक है ये। तो यही एलिमेंट यानी ये R और R डैश दोनों क्या हो गए, एक ही सेट हो गया। अब अंतर क्या हुआ कि इसमें ये एलिमेंट दो के एक सिंगल है, लेकिन इसमें जो I² लिए हो तो यह I² और इनमें से कोई एक एलिमेंट का प्रोडक्ट में आया है, यानी यह I लिखा गया I² × I³, यानी यही एलिमेंट दो के प्रोडक्ट में लिख लिया गया। दो के प्रोडक्ट क्या कि एक तो ये जो I² लिए थे जिसे समय प्रोडक्ट किया वह, और इसी का एक एलिमेंट और दो का प्रोडक्ट, यह जो एलिमेंट आया I², तो यह अभी जो I² लिए हो वह,
का एक और दूसरा एलिमेंट उसके प्रोडक्ट में लिख लिया गया। फिर इसके बाद से यह जो एलिमेंट है, तो यह एलिमेंट आई क्यूब, ये आई क्यूब आया है आपका, यह आई स्क्वायर और इसी का एक एलिमेंट। ऐसे ही शेष को हम देख सकते हैं। तो क्या हुआ कि ये जो सेट हमारा एक एक एलिमेंट है, लेकिन इसी में से एक ले लिया गया, तो वह और इसमें से एक के प्रोडक्ट में यही एलिमेंट लिखा गया, ये अलग नहीं है। इसी एलिमेंट को, एक एलिमेंट जो लिया गया वह और इसी में का एक और दो के प्रोडक्ट में लिखा गया। सेम वही रीजन यहाँ समझो। हमने क्या किया कि यह आर का यह एलिमेंट है, जैसे यह लिया गया था, इसी में से एक एलिमेंट हमने एक ले लिया, तो जैसे यहाँ आई स्क्वायर लिया गया था, उसी से हमने इसके सभी एलिमेंट में हमने प्रोडक्ट किया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से इन दोनों का प्रोडक्ट इसी में आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट इसी में आएगा, तो सबका प्रोडक्ट इसी में आ गया। यानी ये एलिमेंट सिंगल सिंगल है, और यह एलिमेंट एक जो यहाँ लिया गया इसी में से यह एक है और एक, यानी ये दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो इसी में से कोई ना कोई एक एलिमेंट आएगा। जैसे यहाँ आई इंटू वाई स्क्वायर किया गया, तो यह आई क्यूब इसी का एक एलिमेंट आ गया। ऐसे ही इन दोनों का भी प्रोडक्ट करोगे तो इसमें फिर कोई दूसरा एलिमेंट आएगा, फिर इसका प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें फिर कोई तीसरा एलिमेंट आएगा। यानी इसका जो प्रोडक्ट हुआ वो यही एलिमेंट आएंगे। ठीक है ये। अब हम ये देखेंगे कि इसमें यन एलिमेंट है, तो इसको प्रोडक्ट करने पर इसकी संख्या कम नहीं होगी, ये यन ही एलिमेंट ये भी रहेगा। ठीक है ये। तो यह दिखाने के लिए सपोज कर लो कि प्रोडक्ट करने पर कोई दो इक्वल आ जाए, जैसे ये दोनों इक्वल आ जाए, तो जब इन दोनों को इक्वल कर लोगे तो यह कैंसिलेशन ला से कैंसिल हो गया और A2 इक्वल टू A3। लेकिन हमें माने है कि A2 और A3 ये अलग अलग एलिमेंट है, ये सब अलग अलग एलिमेंट है सपोज किया गया। इसका मतलब इन दोनों को इक्वल लेने पर ये दोनों इक्वल आ जाता है, और ये दोनों डिफरेंट है, इसका मतलब ये भी हमारा डिफरेंट ही है। तो इस तरह से यह एलिमेंट ये सब अलग अलग है, तो इसका मतलब ये भी यन एलिमेंट है, तो यन एलिमेंट इसमें भी है और यन एलिमेंट इसमें भी है, और इनका प्रोडक्ट यही आया है। इसका मतलब आर और आर डैश दोनों एक ही सेट है, जैसे यहाँ आर और आर डैश दोनों एक ही सेट है। ठीक है ये। तो इन दोनों को इक्वल लेने पर ये दोनों इक्वल आ गया, बट A2 इज डिफरेंट ऑफ A3, ये दोनों अलग अलग हैं। तो देयरफॉर A2 की इज नॉट इक्वल टू A3 के, ये सब डिफरेंट है। तो जब सब डिफरेंट हैं तो दिस इम्प्लाई आर डैश हैज आल्सो एन एलिमेंट्स। तो आर डैश भी एन एलिमेंट दिया और आर भी एन एलिमेंट दिया, और इसके जो एलिमेंट हैं वो यही हैं। इसका मतलब आर और आर डैश, तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू आर डैश, ये दोनों सेट एक ही हो गया। और दोनों सेट एक हो गया तो इससे आपको दोनों में अंतर क्या है कि जैसे इस सेट में एक एक एलिमेंट, इसके जितने, इसका जो भी एलिमेंट है आई, तो यह जो आई स्क्वायर लिखा गया, आई स्क्वायर और यह आई क्यूब इसके प्रोडक्ट में लिख लिया गया है। तो अब आप देखो यह एलिमेंट आर और आर डैश दोनों इक्वल आ गया, तो दोनों इक्वल आ गया, तो दोनों में फर्क है कि ये सिंगल सिंगल है और इसमें ये दो के प्रोडक्ट में लिखा गया है। जिस दो के प्रोडक्ट में जो यह लिया गया है, एक तो सब में है। ठीक है ये। तो अब देखो जब ये आर है, ये इंटीग्रल डोमेन है, इसलिए इस आर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जरूर मिलेगा। क्लियर है ये। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी चाहे A1 हमारा 1 हो जाए, चाहे A2 1 हो जाए, यानी इसमें से कोई एक 1 जरूर रहेगा, क्योंकि यदि 1 न रहे तो हमारा फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन में जो इंटीग्रल विथ यूनिट एलिमेंट होता है तो नहीं हो पाएगा।
तो इसका मतलब इस R में 1 है, ठीक है। तो इसका हर एलिमेंट जब इन दो के प्रोडक्ट में लिखा गया है तो इसका 1 भी इसके दो के प्रोडक्ट में लिखा जाएगा, ठीक है ये। और जब दो के प्रोडक्ट में लिखा जाएगा तो एक तो एक है ही, एक रहेगा। अब एक तुम्हारा यह A1, A2, A3, A1, ये इसमें का कोई एक एलिमेंट आएगा। तो अब यहाँ से जो हम लिखने जा रहे हैं वो ये लिखने जा रहे हैं कि R का प्रत्येक एलिमेंट R डैश के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो R में यूनिट एलिमेंट है, इसलिए वह भी R डैश के एलिमेंट के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो आगे लिखेंगे वन बिलोंग्स टू R because R is a ring with unit element R एक रिंग है जिसमें यूनिट एलिमेंट है, इसलिए यह R का एलिमेंट और R का प्रत्येक एलिमेंट R डैश के इक्वल है। इसका मतलब 1 जो R का है वो भी R डैश के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। और R डैश का फॉर्म क्या है? एक में इसी का कोई ना कोई एक एलिमेंट के रूप में प्रोडक्ट दिया गया है। तो 1 बिलोंग्स टू R because R is a ring with unit element. R is equal to R dash. This implies each element of R can be written in the form of an element of R dash. Therefore, 1 belongs to R is also written as अब इसका प्रत्येक एलिमेंट किस तरह से लिखा गया है कि एक एलिमेंट एक है, वो तो सब में है, और एक एलिमेंट तुम्हारा इसी में का कोई ना कोई एक एलिमेंट। तो 1 इज इक्वल टू A और M इंटू A के, वेयर AM इज 1 एलिमेंट ऑफ R। अब इस चीज़ को क्या लिखा गया है उसको समझ लो। हमने यह दिखाया कि R और R डैश ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है तो R में एक एक एलिमेंट है और R डैश में एक जो एलिमेंट एक लिखा गया हुआ है एक और इसी का कोई एक एलिमेंट का प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा गया है। तो R और R डैश दोनों को इक्वल दिखाया जा चुका है। इसका मतलब R का प्रत्येक एलिमेंट इसमें किसी न किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो R का 1 है, R में 1 होगा क्योंकि यूनिट एलिमेंट है, तो 1 भी इसमें किसी न किसी एलिमेंट के फॉर्म में लिखा जा सकेगा। तो यह 1, अब यह एक तो सब में है, लेकिन यह 1 यदि इस फॉर्म में लिखाया गया तो यह AM की जगह तब 1 आ जाएगा, यानी यह AK इंटू A1
यदि इसके 1 को इस फॉर्म में लिखा गया तो, और यदि 1 इसको रिप्रेजेंट करेगा तो यह AK तो रहा ही, अब AM की जगह A2 आ जाएगा। यदि यह A3 इंटू AK 1 को रिप्रेजेंट किया तो AM की जगह A3, यानी AM क्या है, A1 A2 A3 AN, जो इनमें से कोई है उसी में से कोई एक एलिमेंट है। तब हमने देखा कि यह AK और इसी में से R में एक एलिमेंट आया AM, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ गया। इसका मतलब इस एलिमेंट में जिसको प्रोडक्ट करने पर 1 आएगा, यही एलिमेंट इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है ये। और तब हमने दिखा दिया कि जो एक कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं था वो भी इसमें सेटिस्फाई हो गया, यानी AK का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल गया। तो जब इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी आ गया और सारे कंडीशन तो इंटीग्रल डोमेन से आए हुए थे, इसलिए हमारा ये फील्ड हो गया। तो अब यहाँ से वन इज इक्वल टू AM इंटू AK shows that AM belongs to R is multiplicative inverse ऑफ AK। तो हमने एक नॉन जीरो एलिमेंट लिया था, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमको मिल गया, और जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल गया तो जो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन था वो हमारा क्या हो गया, फील्ड हो गया। हेंस R विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज ए फील्ड। अभी हमारा फील्ड हो गया, यही थ्योरम।